हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 15 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आपको कोई भी पीडीएफ्स अगर डाउनलोड करने होते हैं इन वीडियोस से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करना है। ये इमेज आप ज़रूर से देखिएगा। ये इमेज का जो भी चैनल होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ्स वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। सबसे पहला आर्टिकल हमारा फ्लाई ऐश से रिलेटेड है। फ्लाई ऐश इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल क्वेश्चन देखे गए हैं इस टॉपिक से। देख लेते हैं, शायद अगले साल भी आ जाए। न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करने वाला ये एनटीपीसी लिमिटेड, इन्होंने ये घोषणा की है कि अब से हम लोग देश भर के जितने भी ऐसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे कोलैबोरेट करेंगे और हमारे पावर प्रोड्यूस करने में या फिर पावर जनरेट करने के लिए जो भी हमारे बाई प्रोडक्ट होते हैं उनका 100% यूटिलाइजेशन करने की उपेक्षा रखते हैं ये। और इसी उपेक्षा के साथ ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपना सारा फ्लाई ऐश ऐसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सप्लाई कर देंगे। बात करते हैं इस फ्लाई ऐश के बारे में। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो कि हर साल यूपीएससी पूछ लेता है। यूजुअली क्या होता है कि जो भी पावर प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पर पावर प्लांट्स में स्पेसिफिकली थर्मल पावर प्लांट्स जहाँ पर कोल से बिजली पैदा होती है, तो जब कोल को जलाया जाता है तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं। जो राख बाद में बच जाती है वो एक प्रकार का फ्लाई ऐश के फॉर्म में होती है। एक प्रकार का बाई प्रोडक्ट आप बोल सकते हो जब भी हम लोग कोल को या कोयले को जलाते हैं तब। एक बड़ा ही मज़ेदार मुद्दा है कि इसको फ्लाई ऐश बोलते क्यों हैं। होता यूँ है कि जब भी ये प्रोड्यूस होता है ना, तो इसको कंबशन चैम्बर जहाँ पर कोयले वगैरह सारे जलते हैं उस चैम्बर से बाहर कैसे निकाला जाता है। एक बहुत तेज़ी से हम लोग हवा इसमें फूंकते हैं, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट गैसेस। ये एग्जॉस्ट गैसेस के साथ साथ ट्रांसपोर्ट होके बाहर आ जाता है और जब बाहर आता है तो यहीं पर लगा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो कि इनको कलेक्ट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को हम लोग बैक फिल्टर्स भी बोलते हैं। यहाँ पर एग्जॉस्ट गैसेस कलेक्ट होती हैं और यहीं से फिर हम लोग ये जो फ्लाई ऐश है इसको कलेक्ट कर लेते हैं। कॉम्पोजिशन के नाम पर इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब कि सिलिका का प्रेजेंस हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम का भी प्रेजेंस, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम का भी, और भी कुछ मिनरल कंपाउंड्स होते हैं। इसका एक मेजर प्रॉपर्टी ये है कि ये पोर्टलैंड सीमेंट जैसा होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का मतलब ये है कि ये पोर्टलैंड सीमेंट एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल है। ठीक है, इसमें कुछ होता नहीं है। सिंपल क्ले और लाइम स्टोन को सबसे पहले ये लोग जलाते हैं और जला के इसको चूरा चूरा एकदम बारीक पीस देते हैं, मतलब इसको ग्राइंड कर देते हैं। यही पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है। इसका केमिकल कंपोजिशन इनसे थोड़ा अलग है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है तो यहाँ पर कैल्शियम सिलिकेट है, या फिर कैल्शियम एल्यूमिनेट है, या फिर कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट है। थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस है। फ्लाई ऐश का एक और प्रॉपर्टी है कि वो सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी रखता है। इसका मतलब ये है कि अगर पानी के साथ इसको मिलाया गया तो ये जम जाएगा। आपको पता ही है सीमेंट का काम ही यही होता है घर बनाने के लिए। पानी के साथ जहाँ मिलता है तहाँ हार्डन हो जाता है, पत्थर बन जाता है। इस्तेमाल भी वही है कि हम लोग सीमेंट प्रोडक्ट को जहाँ जहाँ इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर इसको भी कर सकते हैं। रोड बनाने के लिए हम इसको काम कर लेंगे, या फिर कोई भी मिनरल फिलर के तौर पे काम करना है तो भी फ्लाई ऐश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कुछ बुरे प्रभाव भी हैं हमारे पास, जैसे कि एक टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट है ये से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, सीमेंट के पार्टिकल्स जैसे होते हैं वैसे ये भी फ्लाई ऐश के बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे हृदय रोग के लिए या फिर हार्ट डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, या फिर जो हार्ट स्ट्रोक्स आते हैं, या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं। पानी के साथ अगर मिल जाए तो ये अंडरग्राउंड वाटर जो होते हैं उसको बहुत बुरे तरीके से मेटल्स या फिर जो हैवी मेटल्स होते हैं उनसे लीचिंग कर देता है। साथ ही साथ सॉइल को पॉल्यूट करता है। जो पेड़ मजबूती से अपने जड़ें ज़मीन के अंदर टिकाए हुए खड़े हैं उन जड़ों को भी कमज़ोर बना देता है। रेडिएशन का भी इसका बुरा प्रभाव है। बात करते हैं एनटीपीसी की, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसको 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया। न्यू दिल्ली में एनटीपीसी इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। साथ ही साथ इसका बेसिक मकसद यही है कि हम लोग अपने कंट्री में एक रिलायबल पावर सोर्स जनरेट करना चाहते हैं। वो एक ऐसा पावर होना चाहिए जो कि ना केवल सस्ता हो, मतलब इकोनॉमिकल हो, साथ ही साथ उसका ट्रांसफ़र मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है बिजली का एक जगह से दूसरी जगह पर,
वो काफ़ी एफिशिएंट हो, साथ ही साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करके पावर जनरेट कर रहे हैं। हालांकि होता ऐसा ही है थर्मल पावर प्लांट्स में, बट स्टिल बहुत सारे ध्यान दिए जा रहे हैं इस चीज़ों पे। यहाँ पर नए इनोवेशंस के लिए और इन इनोवेशन में हम स्पीड कैसे लेके आ सकते हैं, इसके बारे में भी विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस बार 2020 में यूपीएससी में आया था। फ्लाई ऐश नाम से जब इनको लगा कि भाई क्वेश्चन तो 2 साल बना दिया, तो तीसरे साल इन्होंने फ्लाई ऐश का नाम कोल ऐश कर दिया। इन्होंने बोला कि इसके अंदर आर्सेनिक, लेड, मरकरी होते हैं क्या? तो देखो होते हैं। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जो हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी रिलीज करते हैं, बिल्कुल करते हैं इन्वायरमेंट में। हाई ऐश कंटेंट जो है वो इंडियन कोल में मिलता है। यूजुअली आपको पता है कि इंडिया में जो सबसे ऊपर दर्जे का एंथ्रासाइट कोल होता है वो नहीं मिलता है। हम लोग को हर जगह पर पीट कोल मिलते हैं या फिर बिटुमिनस सबसे ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर जो ऐश कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब राख ज़्यादा निकलती है जलने के बाद। कोयला जल जाता है और राख खूब सारी बचती है। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, ऑल आर करेक्ट। यही क्वेश्चन आया था इस बार। अगला आर्टिकल हमारा मार्स अपोजिशन से रिलेटेड है। मार्स अपोजिशन एक प्रकार का एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट है, मतलब कि यहाँ पर अपोजिशन इफेक्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक बीच में कोई सेलेस्टियल बॉडी है और इसके दोनों तरफ कोई दो अलग से सेलेस्टियल बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं और ये तीनों आपस में एक स्ट्रेट लाइन पर रहते हैं। मार्स अपोजिशन को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि इस वीडियो में आप देखो। हमेशा मार्स का और अर्थ का जो ऑर्बिट है ये धीरे धीरे एक सिमिलर डायरेक्शन में जाता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये तीनों के तीनों एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में आते हैं। यहाँ पर जो इफेक्ट, ओपोजिशन इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बीच में अर्थ है और एक तरफ सन है और दूसरी तरफ मार्स है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और ये तीनों स्ट्रेट लाइन में हैं। ये है हमारा ओपोजिशन इफेक्ट। यूजुअली अर्थ के साथ ऐसा ओपोजिशन इफेक्ट हमेशा सुपीरियर प्लैनेट के साथ देखा जा सकता है। सुपीरियर प्लैनेट वो प्लैनेट्स होते हैं जो कि अर्थ के ऑर्बिट से बाहर ऑर्बिट का चक्कर मतलब सन का चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर तभी ऑपोजिशन आएगा ही, वरना अगर अर्थ के अंदर वाले प्लैनेट हैं और यहाँ पर अर्थ है और इधर सन है तो ये कभी भी ऑपोजिशन में आएंगे ही नहीं। इस इफेक्ट को हम लोग हर 26 मंथ के बाद ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब बड़ा सा सन, उससे छोटा अर्थ और इससे थोड़ा सा बड़ा मार्स, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में रहें और यहाँ इस फेवर में ऑपोजिट हैं। इस ऑपोजिशन इफेक्ट को हम लोग पूरे अक्टूबर भर ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो हैं 6 अक्टूबर का, जब अर्थ और मार्स सबसे क्लोजेस्ट थे, और साथ ही साथ एक है ऑपोजिशन इफेक्ट का डेट जो है 13 अक्टूबर। इसके बाद अब 26 महीने के बाद हमको यही सेम इफेक्ट 8 दिसंबर 2022 को मिलेगा, 2022 में देखने को मिलेगा, जब अर्थ और मार्स के बीच का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 62 मिलियन किलोमीटर्स रहेगा। यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि ऑपोजिशन इफेक्ट के टाइम पर दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस सबसे कम हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये एक रिलेटिव मेजर है। क्योंकि यूं तो देखा जाए तो मार्स और अर्थ सबसे पास में आए थे 2003 में, और ये पिछले 60,000 सालों में सबसे नज़दीक आने का समय है। इसमें अब बोला गया है कि अगली बार जब ये दोनों सबसे पास आएंगे तो वो समय होगा 2287। इस पीरियड में इस वीडियो को सुनने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है? तो आपको टेंशन नहीं लेना इस चीज़ का। ये देखो, जो अर्थ और मार्स ऑर्बिट कर रहे हैं सन को, ये सर्कुलर पाथ नहीं होता है और इनका अलाइनमेंट भी अलग हो सकता है। मान लो ये सन है और ये रहा अर्थ का ऑर्बिट और ये रहा मार्स का ऑर्बिट, तो सोचो क्या अलाइनमेंट प्रॉपर है? बहुत मुश्किल से ही होगा कि जब यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों साथ साथ थोड़ी देर तक चल रहे। बाकी जगहों पर तो बहुत डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है? और यही एक ऐसा समय है जब बहुत सारे कंट्रीज़ मार्स मिशन छोड़ते हैं, क्योंकि ये मार्स सबसे पास में, सबसे कम फ्यूल में फटाफट से पहुंच जाएगा। अगला आर्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क मतलब कि ई-विन से रिलेटेड है। बेसिकली ये जो ई-विन नेटवर्क की बात हम कर रहे हैं वो कोविड-19 वैक्सीन के प्रॉपर डिलीवरी के लिए बहुत हेल्पफुल है। होता क्या है इसमें, ये ई-विन अपने आप में एक इंडिजीनियसली बिल्ड एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग वैक्सीन के स्टॉक को डिजिटलाइज कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टॉक कितना है
कितने टेम्परेचर पर इसको रखा गया है, कोल्ड चेन का टेम्परेचर भी मेंटेन किया जा सकता है इस स्मार्टफोन एप्लीकेशन की मदद से। स्टॉक में कितना है, कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना टाइम लगेगा, इन सब चीज़ों को हम डिजिटाइज कर देते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग अपने कंट्री के अंदर जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं, इम्यूनाइजेशन चेन सिस्टम्स होते हैं, उनको थोड़ा मजबूती दें और थोड़ा स्पीड अप कर सकें। यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और साथ दे रहे हैं इनका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बेनिफिट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर एक बिग डेटा कलेक्ट हो रहा है कि वैक्सीन कितनी है हमारे पास, कब कितनी ज़रूरत पड़ सकती है, कंजम्पशन लेवल कितना हो सकता है, और इसके लिए हमें कितना तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए, घटा देना चाहिए, वो सारी चीज़ें होंगी। स्टॉक्स में कितना हमारे पास स्टॉक है, डिमांड कितनी होने जा रही है, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ इसके आने से ये समझा जा रहा है कि लगभग लगभग इंडिया के जितने भी हेल्थ सेंटर हैं उसमें 99% तक सभी समय पर अगर वैक्सीन अवेलेबिलिटी को हम इंश्योर करा पाएँ तो वो काफ़ी सही होगा। साथ ही साथ ये भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो ऐसे स्टॉक होते हैं जो ख़त्म हो जा रहे हैं और दोबारा उनको वापस से रीफिल करने का जो समय लगता है वो समय भी अब काफ़ी कम हो जाएगा, लगभग आधा हो जाएगा। अगला आर्टिकल हमारा इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में आईएमडी मतलब कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम को बनाया है, लॉन्च किया है। मेन एम इसका वही होगा जैसा कि हम सब जानते हैं, चूंकि वार्निंग सिस्टम है तो ये वार्न कर देगा और इससे जितनी भी हानि पहुंचनी है या फिर इकोनॉमिक लॉस या इकोनॉमिक डैमेज होना है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है बहुत लोग का, तो इसमें कुछ करेंगे नहीं, हम सिंपली ऐसा देखेंगे कि ऐसे स्पेसिफिक वार्निंग्स रिलीज़ करेंगे अगर हमें पता चल गया कि कुछ एक विंड की स्पीड है जो कि बहुत तेज़ी से आ रही है। इस टाइम पर इसका इफेक्ट जहाँ जहाँ भी होगा और उनके जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हैं उन सभी जगहों पर हम लोग पहले से ही उनको सतर्क कर देंगे, लोकल पॉपुलेशन को बता देंगे, उनके सेटलमेंट को डिस्प्लेस करने की बात कर सकते हैं, जो लैंड यूज़ है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हम शुरुआत से ही प्रिपेयर्डनेस लेवल दिखा सकते हैं अपने अच्छे लेवल पर, और इससे जो हमारा इकोनॉमिक डैमेज है वो काफ़ी कम हो सकता है। इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज़ के द्वारा ये जियोलॉजिकल या कार्टोग्राफिक या हाइड्रोलॉजिकल डेटा को खूब बढ़िया तरीके से यूज़ करेंगे और इसी से इस साइक्लोन वार्निंग सिस्टम का इम्पैक्ट कितना कम हो सके इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं। यूजुअली जैसा मैंने बताया आपको, इसमें अगर 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक का कोई भी विंड है तो तुरंत के तुरंत वार्निंग जारी हो जाएगी कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, इनको बचा लो आप। बात करते हैं आईएमडी की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर 1875 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी मेन एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसका बेसिक एम यही है कि हम लोग जितने भी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं ना कि आज में दिल्ली का तापमान ये रहेगा या 2 दिन बाद ये रहेगा। सिस्मोलॉजी मतलब कि जो भी अर्थक्वेक के डेटा होते हैं उनकी पढ़ाई होती है, वो भी रिसर्च वगैरह सब आईएमडी ही कंडक्ट करती है। अगला आर्टिकल हमारा मोजाइक एक्सपेडिशन से रिलेटेड है। मोजाइक का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। नाम से तो पता चल गया, लेकिन फुल फॉर्म पता हो तब। यूजुअली इसका एक एक्सपेडिशन स्टार्ट हुआ था, मतलब एक शिप है जो ट्रैवल करने के लिए स्टार्ट करता है नॉर्वे से और सक्सेसफुली इसको जर्मनी के ब्रेहेम हेवन जगह पर इस पोर्ट पर कंक्लूड करता है, रोकता है। मोजाइक एक्सपेडिशन की बात करें तो एक प्रकार का इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपेडिशन है ये। इसका मतलब ये है कि ये आर्कटिक ओशन में जो भी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट के कारण चेंजेस आ रहे हैं उनके ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट करता है, स्टडी कंडक्ट करता है। इसमें देखता है कि हम फंडामेंटल इनसाइट्स के ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं कि आर्कटिक ओशन के अंदर स्पेसिफिकली क्या क्या चेंजेस आए हैं। इस मोजाइक एक्सपेडिशन को इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ लीडिंग पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिज़ाइन किया था। साथ ही साथ एक जर्मनी का अल्फ्रेड वैगनर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एक हेल्महोल्ट्ज सेंटर है फॉर पोलर एंड मैरीन रिसर्च, उन्होंने इसको पूरा ध्यान रखा है, इन्होंने ही लेड किया है इसको। यहाँ पर एक शिप जो रिसर्च के लिए गई थी वो है आरवी पोलार स्टर्न। तो ये जो आइस ब्रेकर पोलर स्टर्न है ये नॉर्वे से सेल करती हुई निकली। 1 साल के अंतर अंतर ये आर्कटिक ओशन में पूरा छानबीन करती है, आर्कटिक ओशन जो कि पूरा का पूरा बर्फ से घिरा हुआ है। अगला आर्टिकल हमारा थट्टेकार्ड बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में 1 किलोमीटर की दूरी पर थट्टेकार्ड बर्ड सेंचुरी में एक बाउंड्री बना दी गई और उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया।
अब ये जो थट्टेकार्ड बर्ड सेंचुरी है, ये अजीबोगरीब नाम, इसका आप एक और नाम है जिससे आप भली भांति परिचित होंगे, ये है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, इसका नाम है। ये जो सलीम अली हैं, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया से नवाजा गया था। 1933 में ये बर्ड्स के ऊपर सर्वे कंडक्ट कर रहे थे, इनकी डाइवर्सिटी के ऊपर पढ़ाई कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि ये जो थट्टेकार्ड रीजन है, केरला के अंदर ये रीजन है, और ये रिचेस्ट बर्ड हैबिटाट में से काउंट कर सकते हैं हम। ये बेसिकली पेरियार रिवर के नॉर्दर्न बैंक पर सिचुएटेड है। यहाँ पर एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है, आप सबने ये नाम सुना होगा, वहीं पर थट्टेकार्ड बर्ड सेंचुरी रहती है। इसके अंदर जो कॉमन बर्ड्स देखे जा सकते हैं वो है इंडियन रोलर, कुकू, कॉमन स्नाइप, क्रो फिजेंट, इसके अलावा मालाबार ट्रोगोन, फिर और भी कुछ अजीबोगरीब नाम है। एक मैना है जिसको आपको पता है, इंडियन हिल मैना। तो अजीबोगरीब नाम को छोड़ के जो कॉमन नेम्स हैं उनको तो एटलीस्ट आप जानते रहिए। अब फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पहला है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश एक ऐसा नॉन टॉक्सिक पार्टिकल है, सबसे पहले यही गलत हो गया, टॉक्सिक पार्टिकल है भाई ये तो, जो कि कंक्रीट सीमेंट प्रोडक्ट बनाने के काम में आता है, रोडवेज, मेटल रिकवरी सब ठीक है, बस ये गड़बड़ हो गया, टॉक्सिक है इसलिए फॉल्स हो गया। मार्स अपोजिशन जो है वो हर 26 महीने के बाद दिखता है, और यहाँ पर अर्थ, सन और मार्स, मतलब अर्थ जो है वो सन और मार्स के बीच से गुजरता है, और ये तीनों एक सीधे लाइन में होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ई विन जो है वो वैक्सीन स्टॉक को डिजिटाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ये स्टेटमेंट गलत है, ये मिनिस्ट्री गलत दे दिया इन्होंने, इनकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। मोजाइक एक्सपीडिशन जो है, इसका बेसिक एम ये है कि हम लोग आर्कटिक को ग्लोबल वार्मिंग का एपी सेंटर मानते हुए उस तरीके से क्लोज लुक ले, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, ट्रू है। थट्टेकार्ड बर्ड सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर में है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट बता दिया, ये तो केरला में है, साउथ में बिल्कुल। यहाँ पर एक बात आप और समझिएगा कि थट्टेकार्ड बर्ड सेंचुरी के अलावा सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो इसका नाम है, इसी तरीके से सलीम अली नेशनल पार्क भी है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए ये नाम दिया गया था। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन सब के लिए जिसको ये नहीं पता है कि 14 अक्टूबर से कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स और एक कंप्लीट पैकेज आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू यूपीएससी के नाम से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं video.onlyis.in पे। तो आप एक बार ज़रूर से विजिट करें, सैम्पल लेक्चर्स जिनको देखने हैं वो देख लें। इसके अंदर एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसके अंदर सभी प्रकार की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ और आपके मटेरियल्स शेयर किए जाएंगे। स्टडी मटेरियल्स, वीडियो लेक्चर सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ का एक छोटा सा पोर्शन, मेंस की टेस्ट सीरीज़, ये सभी चीज़ें इन कोर्सेज में इंक्लूड है। इसके अलावा इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी गाइडेंस आपको ज़रूरत होगी ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सब चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक बार ज़रूर से विजिट करिएगा video.onlyis.in जिनको भी इसकी ज़रूरत है। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।